नमस्कार। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे नेता कौन हैं? आज हम एक राजनीतिक उम्मीदवार के पब्लिक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जानकारी पब्लिक में है वो हमें उनके बारे में क्या बताती है। 38 केस होने के बाद भी ये इंसान जेल से बाहर निकलकर एमएलए की शपथ लेने आता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ऐसा मुमकिन कैसे है? और इससे भी जरूरी बात, एक वोटर के तौर पर यह सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं अनंत कुमार सिंह की। और हां, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम जो भी जानकारी देखने वाले हैं वो उनके खुद के दिए हुए ऑफिशियल एफिडेविट यानी हलफनामे से ली गई है। तो एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। अनंत कुमार सिंह पटना के मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से, पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। अच्छा, प्रोफेशन क्या बताया है? समाज सेवा, बिजनेस और खेतीबाड़ी। और पढ़ाई लिखाई हलफनामे में लिखा है साक्षर। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिस पर सबकी नजर होती है, पैसा। ये वो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं जो उन्होंने खुद अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में बताई हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। देखिए, 2015 से 2020 के बीच, मतलब सिर्फ 5 सालों में उनकी बताई गई संपत्ति करीब 28 करोड़ से बढ़कर सीधे 68 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। ये तो काफी बड़ी छलांग है। और अगर हम सबसे हाल की फाइलिंग की बात करें तो कुल घोषित संपत्ति का आंकड़ा 100 करोड़ को भी पार कर चुका है। जी हां, 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन जैसा कहते हैं, कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। तो संपत्ति के साथ साथ देनदारियां, मतलब कर्ज भी हैं, और वो भी कम नहीं, करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल देनदारियां बताई गई हैं। अब जरा इनकी चल संपत्ति, मतलब मूवेबल एसेट्स पर नजर डालते हैं। ये तो और भी मजेदार है। 4 करोड़ से ज्यादा की तो सिर्फ गाड़ियां हैं, 10 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स हैं, और सुनिए, 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो इन्होंने दूसरों को लोन दे रखा है। लेकिन सबसे अनोखी बात, अन्य संपत्ति वाले कॉलम में क्या है? घोड़ा, गाय, भैंस और एक हाथी भी। चलिए अब हलफनामे के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। और एक बार फिर याद दिला दें, ये सारी जानकारी भी उन्होंने खुद ही घोषित की है। 2020 में उन्होंने अपने खिलाफ कुल 38 आपराधिक मामले घोषित किए। 38, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, जबरन वसूली और डकैती जैसे बेहद संगीन इल्जामों की। ये सभी उनके हलफनामे में लिस्टेड हैं। तो यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ देखिए, घोषित पेशा क्या है? समाज सेवा, बिजनेस, कृषि। और दूसरी तरफ देखिए, घोषित आरोप क्या है? हत्या, अपहरण, जबरन वसूली। मतलब एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। इतने सारे गंभीर आरोप देखने के बाद दिमाग में एक सवाल तो आता ही है, क्या इनमें से किसी भी केस में सजा हुई है? क्या कोई कन्विक्शन हुआ है? हलफनामे के जिन मामलों में दोषी ठहराया गया वाले सेक्शन के हिसाब से जवाब है कोई नहीं। एक भी केस में उन्हें दोषी नहीं पाया गया है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि कानून की नज़र में आरोप लगना और जुर्म साबित होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। चलिए अब इस खास केस से थोड़ा बाहर निकलकर बड़े मुद्दे को समझते हैं। ये सारी जानकारी एक वोटर के लिए क्यों जरूरी है और हमारे लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? तो ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? myneta.info जैसे प्लेटफॉर्म से, जिन्हें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR चलाता है। इनका मकसद ही यही है कि वोटर्स को ये सब जानकारी मिले ताकि राजनीति में पैसे और बाहुबल का जोर कम हो सके और पारदर्शिता बढ़े। और ये बात फिर से कहना बहुत जरूरी है, हम यहाँ जो भी देख रहे हैं वो सारी जानकारी उस उम्मीदवार ने खुद ही दी है और ये पब्लिक में मौजूद है। ये कोई खुफिया जांच नहीं है, बल्कि उनके ही दिए गए आंकड़ों का एक विश्लेषण है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पे आकर रुकते हैं। जब सारे तथ्य, सारे आंकड़े सबके सामने पब्लिक में मौजूद हैं, तो फिर एक वोट का असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।